हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 122 में। आज के सेशन में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंतर्गत हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में जानेंगे और हमेशा की तरह इन कॉन्सेप्ट्स के डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस पर हमारी खास नज़र रहेगी। टू स्टार्ट ऑफ, आप एक छोटा सा चाय का कप ले लीजिए। इसे देखकर ही आप बता सकते हो कि इसके अंदर थोड़ा ही चाय आएगा और अगर आपने ज़्यादा चाय डाल दिया तो उसे ओवरफ्लो करते देर नहीं लगेगी। करेक्ट। इसलिए मेरा कहना है कि इस कप की लिक्विड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है, लेकिन अगर मैं एक बड़ा वाला चाय का कप ले लेता हूं तो इसे देखकर ही आप तुरंत ही बता सकते हो कि इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में चाय को अकोमोडेट किया जा सकता है क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। नाउ अब आप चाय की जगह हीट एनर्जी को ले लीजिए। यहाँ पर हम ये समझना चाहते हैं कोई भी मटेरियल अपने टेम्परेचर में बिना किसी सिग्निफिकेंट एप्रिसिएशन के कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे हम चाय को कप के अंदर बिना ओवरफ्लो किए रख के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एंड यहां पर छोटा वाला कप इज इक्वल टू रेत या सैंड और बड़ा वाला कप इज इक्वल टू आर वंडर लिक्विड वाटर। मतलब अगर रेत के कण को थोड़ी सी भी हीट एनर्जी दे दी जाए तो उनका टेम्परेचर इमीडिएटली बढ़ने लगेगा एंड वाइस वर्सा। और बिल्कुल इसका उल्टा, हमारा पानी एक ऐसा लिक्विड है जो अपने अंदर लार्ज अमाउंट की हीट एनर्जी अकोमोडेट करके रख सकता है, वो भी बिना किसी सिग्निफिकेंट टेम्परेचर में राइज के। एंड दैट इज हाउ वी डिफाइन द टर्म कॉल्ड हीट कैपेसिटी। आप देखोगे किसी मटेरियल की हीट कैपेसिटी, उसकी वो थर्मल प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है उस मटेरियल के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने हीट एनर्जी को सप्लाई करने की ज़रूरत होगी, राइट। और अगर किसी मटेरियल के 1 किलोग्राम मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। पानी के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 4186 जूल पर केजी पर केल्विन के बराबर होती है। इसे याद रखना क्योंकि इसका मतलब ये होता है पानी के 1 किलोग्राम मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको लगभग 4200 जूल हीट एनर्जी सप्लाई करनी होगी। आपको पता है पानी के इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बाकी सभी कॉमनली नोन सब्सटेंसेस में सबसे ज़्यादा है और इसीलिए तो हम कहते हैं वाटर इज अ वंडर लिक्विड। आप देखोगे पानी की इस यूनिक प्रॉपर्टी के कारण एक और जहां उन्हें गाड़ी के रेडिएटर्स में कूलेंट के जैसा इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरी ओर हॉट वाटर बैग्स में पानी को एक हीटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? फर्दर यू विल नोटिस दिल्ली, चेन्नई और वाइजैक जैसे कोस्टल सिटीज में दिन और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ तक कि सर्दियों और गर्मियों के टेम्परेचर में भी आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नोटिस करोगे। दैट इज बिकॉज समंदर का पानी ना तो जल्दी गर्म होने वाला है और ना ही इजिली ठंडा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं कैलोरीमेट्री की ओर। आपने नोटिस किया होगा जब एक हाई टेम्परेचर की बॉडी किसी लो टेम्परेचर वाले बॉडी के कांटेक्ट में आ जाती है तो हीट एनर्जी का स्पॉन्टेनियस फ्लो होने लगता है। करेक्ट। ऐसी सिचुएशन में हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, एक बार फिर से, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द
कोल्डर बॉडी। बस एक ही शर्त है, सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। और इसी हीट ट्रांसफर के क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को कैलोरीमेट्री कहा जाता है। इसका मतलब वो डिवाइस जिसमें हीट ट्रांसफर को मेजर किया जा सकता है उसे कैलोरीमीटर कहा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे कैलोरीमीटर को एक मेटल के बने वेसल और उसी मटेरियल के बने स्टिरर को असेंबल करके बनाया जाता है। नेक्स्ट, इस कैलोरीमीटर के अंदर एक हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट जो हीट एनर्जी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाला है उसे एक थर्मामीटर के साथ डाल दिया जाता है। अब बस आपको इस थर्मामीटर की रीडिंग को नोट करनी है और बाकी का काम आप इस फॉर्मूले पर छोड़ दीजिए। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, क्या हम कैलोरीमेट्री की मदद से किसी अननोन मटेरियल के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए और अगर आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़े तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट योर क्लास 11th एनसीईआरटी बुक फॉर फिजिक्स। फिर आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आखिरी टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसे समझना बहुत ही आसान है क्योंकि हम हर दिन गर्म चाय, दूध और पानी को ठंडा होते हुए तो देखते ही हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बस हमें यह बता देता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करके कितनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जैसा कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले एपिसोड में समझा था, रेडिएंट हीट एनर्जी लॉस के कारण हॉट बॉडी का ग्रेजुअली ठंडा होते जाना बहुत ही ऑब्वियस है ना? वेरी इंटरेस्टिंगली, न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान पाया कि द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट मतलब माइनस dq by dt is directly proportional to the difference in temperature between the hot body and the surrounding, which is T2 minus T1। इसका मतलब बॉडी और सराउंडिंग के बीच जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा और डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी लाइक हीट कैपेसिटी, हीट ट्रांसफर प्रोसेस भी उतनी ही जल्दी पूरी हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन में आपको जो वेरिएबल टाइम t दिख रहा है, एक्चुअली न्यूटन ने कड़ी मेहनत करके उसी की वैल्यू को एस्टिमेट कर दिखाया था। एंड द बेस्ट पार्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला ये फॉर्मूला आपको जितना सोफिस्टिकेटेड दिख रहा है, इसे अप्लाई करना उतना ही आसान है। बस आपको एक दो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके देखना है एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड 122 भी समाप्त हो गया है। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग और मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।